अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, होप यू ऑल आर फाइन। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताती चलूं। सबसे पहले हमने डीएनए को देखा था एंड देन हम मूव कर गए थे रेप्लिकेशन की तरफ। रेप्लिकेशन के बारे में मैंने कहा था कि डीएनए जो है वो रेप्लिका तैयार करता है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? हू बहू अपने जैसी कॉपी तैयार करना। डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में दोबारा एक ओवरव्यू देती चलो। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी की कैरी की होता है। इसके अंदर जो है हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। डीएनए जो है वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 थायामीन, नंबर 3 ग्वानिन एंड नंबर 4 साइटोसिन। एक डीएनए जो है वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना होता है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं, एक डीएनए जो है वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें नंबर 1 है एडेनिन, नंबर 2 है थायामीन, नंबर 3 है ग्वानिन एंड नंबर 4 है साइटोसिन। ठीक हो गया। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक डीएनए के अंदर। न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनकी 4 टाइप्स क्यों बनती हैं? क्योंकि इनके अंदर ये 4 तरह की डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, जिसकी बेस पे ये जो है वो 4 टाइप्स के बन जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इसके अलावा इसके अंदर शुगर भी होती है, जिसको डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम दिया जाता है। लेकिन आरएनए के अंदर ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये राइबोज बन जाती है, डीऑक्सी नहीं बनती। क्योंकि डीएनए की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें डीऑक्सीराइबोज होगी, लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो उसमें राइबोज हो जाएगी। ठीक है। आरएनए के अंदर जो है वो ये रिप्लेस हो जाती है यूरासिल से। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आती है आरएनए के अंदर। शुगर जो है वो राइबोज बन जाती है और यूरासिल चेंज हो जाती है। यूरासिल में एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आरएनए के अंदर होता है। बहरहाल हम डीएनए की बात कर रहे हैं, इसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखे। ठीक है, जिसमें नंबर 1 एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ऑलराइट जी, मैं थोड़ा सा इसको रिप्लेस करूंगी, दोबारा इसको राइट अप करूंगी। जी, हमने बात की एडेनिन की, थायामीन की, ग्वानिन की एंड साइटोसिन की। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हमने बताए। डीएनए का जो फर्स्ट स्टेप है, जो प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने ये पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी। मैंने कहा था कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। इनको कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म में? ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एटी ट्राईफॉस्फेट में ये कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये चारों की चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनको कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म में? टीटीपी ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? कौन सा एंजाइम आ जाएगा? तो फर्स्ट स्टेप हम नाम देंगे एक्टिवेशन का। एक्टिवेशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स जो भी आते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स दे नीड टू बी एक्टिवेटेड। उनको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जाता है ट्राईफॉस्फेट के अंदर। ये किस एंजाइम की मदद से किया जाता है? फॉस्फोराइलेज की मदद से किया जाता है। ये एंजाइम आता है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज इस मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ट्राईफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, एएमपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, टीएमपी कन्वर्ट हो जाएगा टीटीपी के अंदर,
GMP बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट हो जाएगा GTP के अंदर, ठीक है। CMP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CTP के अंदर। ये सारे के सारे जो चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको एक्टिवेशन की जरूरत होती है, मोनोफॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइफॉस्फेट के अंदर। सबसे पहले एक्टिवेट होना होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, दिस एंजाइम नेम इज फॉस्फोराइलेज। आफ्टर द कन्वर्जन, ठीक है। अब आप लोगों के ज़हन में ख्याल आ रहा होगा कि जब हमने डीएनए स्ट्रैंड ओपनिंग की बात की थी, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो साथ साथ ही ओपनिंग का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो डीएनए होता है ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल लैडर होता है, एक सीढ़ी बनी होती है जो कि कॉइलिंग फॉर्म में होती है। ये मैंने पहले बताया था, मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ। सेकंड स्टेप की हमने बात की है कि ये जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर आ जाएगा ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हमने क्या नाम दिया, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स जो है ये इस तरह से जो प्रेजेंट है, इसकी ओपनिंग, ठीक है, इसको हमने ओपन अप करना है, दैट इज ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो ज्वाइंड है ये डीएनए हेलिक्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ज्वाइन है, इसको ओपन अप करना है, इसको खोलना है, यहाँ से इसको ओपन अप करना है। तो हमने इसके लिए डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स देखे थे। हमने देखा था हेलिकेज आएगा सबसे पहले, ठीक है, मैं लिखती जाती हूँ एंजाइम्स के नेम। ओपनिंग के अंदर सबसे पहले जो एंजाइम आएगा वो हेलिकेज आएगा। मैंने हेलिकेज के बारे में एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, टोपोआइसोमेरेज के बारे में दिया हुआ है। एसएसबी प्रोटीन्स यहाँ पर क्या काम करेंगी, ओपनिंग के अंदर जो है इसको ओपन अप करने के लिए, जो स्पाइरल लैडर है इसको ओपन अप करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले आएगा हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करेगा, हेलिकेज जो है ये जो स्पाइरल लैडर है, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड को हम नाम देंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरे को देंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनको ओपन अप करने के लिए आएगा बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए ये दोनों स्ट्रैंड जो आपस में लिंक्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ डालेगा, ठीक है। इस तरह से ये जो स्पाइरल लैडर है वो कुछ इस तरह से ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट हमने नाम लिया था टोपोआइसोमेरेज का। मैंने कहा था कि ये जो स्पाइरल लैडर होता है इसके अंदर जो है वो टेंशन होती है दोबारा रिकॉइलिंग की, तो टोपोआइसोमेरेज आएगा। सेकेंड एंजाइम नेम इज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या काम करेगा, टोपोआइसोमेरेज जो है इसकी टेंशन को, जो ये रिकॉइलिंग की टेंशन होती है इसको रिमूव करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा एक किस्म से, ठीक है, बाय कट सील एंड रोटेट के जरिए। अब ये जब इसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ से, तो इसको रीसील किस एंजाइम्स की मदद से करेगा, लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको रीसील करेगा, एंड देन आ जाएगी एसएसबी प्रोटीन्स। इसको कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंड यानी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये सिंपल स्ट्रैंड को, ये जो ओपन अप स्ट्रैंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको स्टेबलाइज करने का काम करेगी, इसको दोबारा से रिकॉइल नहीं होने देगी। ये वाली प्रोटीन ये इस तरह से कुछ काम करेगी। अब हम थोड़ा सा इसको आगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब ये डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफर करता है, क्यों, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, उसके अंदर जो है वो रेप्लिकेशन जो साइट्स होती हैं, जो कटिंग साइट्स होती हैं वो भी सिंगल होती है। यूकैरियोट्स की हमने बात की थी तो उसके अंदर मोर देन 1 साइट्स होती हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर डीएनए स्ट्रैंड, अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर डीएनए स्ट्रैंड की, ठीक है,
तो वी नीड टू नो दिस। तो अगर हम इसको जो है कट करेंगे लीनियर डीएनए स्ट्रैंड को, इट ओपन अप बाय इट्स टिप, तो हम उसको उसके टिप से, ये लीनियर स्ट्रैंड है उसको हम उसकी टिप से ओपन अप करेंगे तो इट लुक लाइक दिस, वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अगर हम बात करेंगे लीनियर डीएनए स्ट्रैंड की, मैं लिख देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं लीनियर डीएनए स्ट्रैंड की, अगर है लीनियर, अगर वो राउंड फॉर्म में नहीं है, अगर वो लीनियर फॉर्म में है डीएनए, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा जब हम उसको ओपन अप करेंगे। तो ये जो एक स्ट्रैंड को हम नाम दे देंगे 3 प्राइम का, एंड द अदर वन पार्ट इज 5 प्राइम, एंड नंबर 2 सेकंड स्ट्रैंड के एक पार्ट को हम नाम दे देंगे 5 प्राइम का, एंड द अदर वन पॉइंट इज 3 प्राइम। ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से नजर आएंगे अगर हम बात करेंगे लीनियर स्ट्रैंड की। ठीक हो गया। तो लीनियर स्ट्रैंड को जब हमने टिप से ओपन किया तो वो कुछ इस तरह से नजर आने लग गया। तो ये जो ओपन अप पार्ट होगा, ये जो ओपन अप पार्ट है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम देंगे हम इसको, रेप्लिकेशन फॉर्क का। देखिए ये इसकी फॉर्म भी कुछ इस तरह से नजर आती है कि जैसे कोई फॉर्क पड़ा हो, ऐसे खुला हुआ पार्ट है। ठीक है, ये फॉर्क की तरह दिखाई देता है। लीनियर की अगर हम बात करते हैं तो हम इस स्ट्रैंड को नाम दे देते हैं, ये जो ओपन अप पार्ट है इसको हम क्या कह देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। बट अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करेंगे अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लीनियर की बात नहीं करते हैं, अगर हम राउंड की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्पाइरल फॉर्म में कुछ इस तरह से, सॉरी, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो उनमें इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए के जो 2 पार्ट्स को अगर हम, उसमें क्या होता है कि वाइड सेपरेशन पाई जाती है। ठीक है, उसमें ये वो जगह होती है, वो पार्ट होता है जहां पर 2 डीएनए स्ट्रैंड जो है वो आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं। ये वो जगह होती है जहां पे वाइड सेपरेशन होती है, जहां पे 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, लीनियर की बात नहीं करते हैं, राउंड की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो जो ओपन है जहां से 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट होते हैं, उस प्लेस को क्या नाम दे दिया जाता है, रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन BUBBLE, रेप्लिकेशन बबल का नाम दे दिया जाता है। ये वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पर 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती चलूं, हमने ये बात अपने जहन में डाल लेनी है, जो न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा रेप्लिकेशन के अंदर, हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए कि ये जो डीएनए होता है इसमें ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड नेक्स्ट स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो जो न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा, जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, दैट शुड बी एंटी पैरेलल, उसको भी एंटी पैरेलल होना पड़ेगा। ये 3 प्राइम है तो ये भी 5 प्राइम होगा, ये नेक्स्ट 3 प्राइम होगा। इस तरह से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम एंड देकर आते जाएंगे और एक पूरा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये हमने स्टेप नंबर 3 का नाम देंगे हम इसके, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे कि प्राइमर फॉर्मेशन, हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा प्राइमर फॉर्मेशन। हमने क्या नाम दिया, प्राइमर फॉर्मेशन का। सबसे पहले बिफोर टू स्टार्ट दिस स्टेप, बट वी नीड टू नो, वी रियली नीड टू नो व्हाई वी नीड द प्राइमर एंड वेयर इट विल बी फॉर्म्ड। हमें इस प्राइमर की जरूरत ही क्यों है भाई, हमें क्यों चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर, और ये प्राइमर लगेगा कहाँ पे, जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स में कहाँ पर अटैच होता है। सबसे पहले हमें प्राइमर को समझने की जरूरत है। प्राइमर है क्या, प्राइमर जो है
है ये एक ऐसे एंजाइम से तैयार होता है जो कि डीएनए डायरेक्टेड होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज इसको नाम दे दिया जाता है। इस जो है वो प्राइमर जो होता है पॉलीमरेज, ठीक है, ये जो प्राइमर होता है इट में भी 6, 7, 8 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना होता है। कुछ इस तरह से इसकी जो है वो हमें फॉर्म देखने को मिलती है। मैंने नाम दिया है 6, 7, 8 में भी इट्स के राउंड अबाउट ही हो सकता है प्राइमर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से होता है, एक एंड जो है वो फ्री होता है, एक एंड को 3 प्राइम एंड दे दिया जाता है, दूसरे एंड को 5 प्राइम एंड जो है वो नाम दे दिया जाता है। 5 प्राइम एंड पे आपने हमेशा याद रखना है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है एंड 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप जो है वो फ्री होता है। OH ग्रुप को नाम दे दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप का। क्या किस चीज का नाम दे दिया जाता है? फंक्शनल ग्रुप का नाम दे दिया जाता है OH को, ठीक हो गया। अब ये जो प्राइमर है वो इस तरह से दिखाई देता है। और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताती चलूं, जो न्यू स्ट्रैंड होगा उसकी सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इट विल ग्रो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इट ऑलवेज भी ग्रो, मतलब वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है वो यही रहेगी, चाहे स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा हो। जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा इट विल ऑलवेज ग्रो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, अब हमने बात की प्राइमर क्यों रिक्वायर्ड था। प्राइमर जो है वो डीएनए की जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। विदाउट दिस डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये नहीं जो है वो सही तरह से चल पाता, बिकॉज प्राइमर आकर अटैच होगा तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इसको देख कर आगे आते जाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वेयर इट विल बी फॉर्म। अगर हमने 2 स्ट्रैंड्स की बात की है, हमने कहा है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड का नाम देते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है और दूसरा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। ये डीएनए के स्ट्रैंड्स के बारे में हमने बात की कि ये डबल हेलिक्स होता है और एक एंड को हमने नाम दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड द अदर वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक हो गया। हम बात करते हैं सबसे पहले 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बारे में। अब यहाँ पर कहाँ पर जो है वो प्राइमर जो है वो आकर अटैच होगा, वेयर द प्राइमर विल बी फॉर्म्ड। हमने बात की प्राइमर विल ऑलवेज बी फॉर्म एट द इन फ्रंट ऑफ द 3 प्राइम एंड। प्राइमर कहाँ पर लगेगा, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि प्राइमर कहाँ पर आकर लगता है। मैंने बात की थी कि 3 प्राइम एंड पे OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ये फंक्शनल ग्रुप। तो आप लोगों ने याद रखना है कि प्राइमर वहां पर आकर लगेगा, प्राइमर हमेशा वहीं उसी एंड पर आकर अटैच होगा, उसके सामने अटैच होगा जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। अब प्राइमर ने देखा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्राइमर एंड न्यू न्यूक्लियोटाइड विल ऑलवेज बी एडेड एट द 3 प्राइम एंड वेयर द फंक्शनल ग्रुप वेयर द OH फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड देखा, उसने देखा प्राइमर ने कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो यहाँ पर आकर प्राइमर अटैच हो जाएगा, ठीक है। प्राइमर यहाँ पर आकर अटैच हो गया है। हमने कहा कि जो न्यू आने वाला स्ट्रैंड है दैट शुड बी एंटी पैरेलल, तो हम इसको नाम दे देंगे 5 प्राइम का एंड इस एंड को नाम दे देंगे 3 प्राइम का। अब क्या हमने पहले ही बात की है कि न्यू न्यूक्लियोटाइड जो भी आएंगे इस पूरे डीएनए के स्ट्रैंड्स को कम्प्लीमेंट्री इसका दूसरा न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड करने के लिए that always be added towards the 3 prime end where the OH functional group is present। ये हमेशा याद रखनी है कि न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो कहाँ पर ऐड होंगे। न्यू न्यूक्लियोटाइड will always be added to the end where the OH functional group is present।
अब ये OH ग्रुप को देखते जाएंगे और यहाँ पर आकर ऐड होते जाएंगे और इस तरह से ये पूरा एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA इसका बन जाएगा, पूरा एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम। तो अब ये देखो मैंने कहा था कि जो न्यू स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज होगा विल ऑलवेज बी ग्रो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट। अब ये जो न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है इसकी डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। ये ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट है। टेम्पलेट स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ये जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो ग्रो कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है स्ट्रैंड कोई सा भी हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो या ना हो, लेकिन हमारा जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड है विल ऑलवेज बी ग्रो टुवर्ड्स द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दैट शुड बी एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो कोई भी हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो या 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड जो है वो ग्रो करेगा दैट ऑलवेज बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑल राइट, अब मैं बात करती हूँ दूसरे स्ट्रैंड्स की, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करूंगी जी, 2 मिनट जी। अब मैं बात करूंगी दूसरे स्ट्रैंड की। मैंने बात की कि दूसरे स्ट्रैंड पे प्राइमर कहां पर बनेगा, वेयर इट विल बी फॉर्म एट द जो है नेक्स्ट स्ट्रैंड्स। एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे हमने लगा दिया प्राइमर, दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। मैंने कहा था कि प्राइमर विल ऑलवेज बी एडेड, प्राइमर विल ऑलवेज बी फॉर्म टुवर्ड्स वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब 5 प्राइम पे हमें पता है कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कैसे आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम प्राइमर लगा भी देते हैं, तो प्राइमर जो है वो इस एंड को 3 प्राइम और इस एंड को 5 प्राइम करेंगे। जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे उनको कहीं किसी को भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो कैसे जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। सो वी सेड दैट अर्लियर दैट न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विल ऑलवेज बी एडेड टू द पॉइंट वेयर द फंक्शनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट। सो वहां पर हमेशा ऐड होंगे। सो द पोजीशन ऑफ प्राइमर इज एक्चुअली अ रॉन्ग पोजीशन, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीमेंट्री DNA जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आकर नहीं स्टैंड होंगे। सो वेयर द प्राइमर विल बी फॉर्म्ड, प्राइमर विल बी फॉर्म्ड एट द बेस पॉइंट ऑफ द ओपन ऑफ द हेलिक्स। प्राइमर वहां पर बनेगा जो ओपन अप पार्ट है, जो 3 प्राइम एंड है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। प्राइमर इस साइड पे बनेगा, ये जो बेस है ये 3 प्राइम एंड की तरफ जा रही है, ये ओपन अप पार्ट की तरफ जा रही है, तो प्राइमर जो है वो इस साइड पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्राइम है तो इसको 5 प्राइम का नाम देंगे एंड नेक्स्ट जो वो पार्ट है 3 प्राइम का नाम देंगे। इस तरह से ये अटैच हो जाएगा इस तरह से, लेकिन ये जा रहा है टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ये शॉर्ट फ्रेगमेंट के फॉर्म में लगते जाएंगे, क्योंकि बिकॉज नो कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो है वो टिप पर जाकर इसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री DNA नहीं मिलेगा, तो ये वहां पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी ये चेन, ठीक है। ये टर्मिनेट होने के बाद ये दोबारा से जो है वो प्राइमर आएगा, ठीक है। प्राइमर आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे ऐसे ये फ्रेगमेंट की फॉर्म में बनते जाएंगे। तो इस स्ट्रैंड को हम नाम देंगे डिसकंटिन्यूअस का, ठीक है, और इसको नाम देंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का। क्यों, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें कंप्लीमेंट्री जो है वो पेयर मिलता गया और पूरा एक स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज हो गया। लेकिन इस एंड के बारे में ये है कि यहाँ पर इसको कंप्लीमेंट्री स्टार्ट में ही नहीं मिला, तो ये बेस की तरफ मूव कर गया, तो वो थोड़ी सी चेन बनके टर्मिनेट होती जाएगी क्योंकि उसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA नहीं मिलेगा। तो इस स्ट्रैंड की डिसकंटिन्यूअस वे में ग्रो करेगा, ग्रो तो करेगा ये स्ट्रैंड भी, लेकिन किस